प्रकाश लाइट। प्रकाश की प्रकृति गमन कैसे करती है? प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तो दोहरी प्रकृति की होती है, एक तरंग और कण। प्रकाश अगर पूछेगा प्रकाश की कितनी प्रकृति होगी, दो प्रकृति होती है। एक होती है आपकी तरंग प्रकृति और दूसरा जो होती है कण प्रकृति की होती है। तरंग और कण प्रकृति की प्रकाश होगा। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इत्यादि प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या पर आधारित है? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित है। ठीक है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर आपका प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, सीधी रेखा में गमन, विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण आदि जो है सो निर्भर करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या करता है? तो प्रकाश की कण प्रकृति को जो होता है ना की व्याख्या करता है। प्रकाश की कौन सी प्रकृति की व्याख्या करता है? तो प्रकाश की कण प्रकृति या प्रकाश के फोटोन सिद्धांत का। कण यानी कि फोटोन, कण का मतलब होता है क्या हो जाएगा? फोटोन हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव व कॉम्पटन प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति की व्याख्या करता है? तो प्रकाश की कण प्रकृति की व्याख्या करता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत यानी कण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत कहलाता है प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश जो होता है ना ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेट के रूप में चलता है। प्रकाश ऊर्जा का संचरण निर्वात में कैसे होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश ऊर्जा का संचरण जो होता है निर्वात में कैसे होगा? तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। जैव प्रकाश स्रोत यानी कि लुमिनेसेंट सोर्स जो होता है ना बायो, ऐसे जीव जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि जुगनू, फायरफ्लाई। तो जैव प्रकाश स्रोत कौन सा है? जो जैव प्रकाश वो होगा जो प्रकाश का उत्पन्न करता है जैसे कि जुगनू। प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश का सर्वाधिक वेग जो होता है कहाँ पे होगा? निर्वात में होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड होता है। विभिन्न माध्यम प्रकाश के, पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो 2.25 पानी में होगा। तारपीन के तेल में 2.04 होता है। ठीक है, तारपीन के तेल में कितना होता है? 2.04 होता है। वहीं कांच में 2 होता है। कांच में कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में 2.25। ठीक है, रॉक साल्ट और नाइलॉन, रॉक साल्ट और नाइलॉन में कितना होता है? तो रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸, रॉक साल्ट में कितना हो जाएगा? तो रॉक साल्ट में 1.96 और नाइलॉन में भी 1.96 होता है। 1.96 × 10⁸ रॉक साल्ट और नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो पानी में 2.25, तारपीन के तेल में 2.04, कांच में 2 × 10⁸, रॉक साल्ट और नायलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, उसके बाद में सौर विकिरण का प्रास क्या है? तो सौर विकिरण का प्रास जो होता है ना, सौर विकिरण का 400 से 700 नैनोमीटर तक, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। कहाँ तक होता है? तो नैनोमीटर तक। सौर विकिरण का प्रास 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होता है। सौर विकिरण का प्रास जो होता है ना 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्रसार कितना होगा? तो 390 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, 390 से लेकर के 378 नैनोमीटर तक होता है। ठीक है, तो दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होगा? 390 से लेकर के आपका कितना 780 नैनोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद में है किस वैज्ञानिक ने दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य का सीमा क्या होगा? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होगा। दृश्य स्पेक्ट्रम यानी कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। 74 दिया है लेकिन 7800 होता है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर के बना है? तो न्यूटन ने बताया है। किस वैज्ञानिक ने
बताया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर के बना है, तो न्यूटन ने बताया। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है ना, बहुत छोटा होता है। ठीक है, कॉस्मिक किरण प्रकाश इलेक्ट्रॉन एवं पराध्वनिक तरंग में से किसका वेग सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश का। कॉस्मिक किरण हो गया, प्रकाश हो गया, इलेक्ट्रॉन और पराध्वनिक तरंग में सबसे यानी अधिकतम वेग किसका होता है? तो प्रकाश के वेग का होता है। प्रकाश की गति किस माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो कांच के माध्यम से जाते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक जो होता है ना, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ? ठीक है, तो कांच प्रकाश की गति किस माध्यम में जाते हुए जो होता है ना सर्वाधिक होती है? तो होगा कांच के माध्यम से जाएगी तो सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना लगता है? लगभग 500 सेकेंड लगता है। लगभग 500 सेकेंड लगता है, यानी कि 8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड के बीच के बराबर लगता है। ठीक है, कितना लगता है? 8 मिनट 19 सेकेंड के बराबर लगता है। ठीक है, उसके बाद में है कि चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 28 सेकंड। ठीक है, कितना? 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना? तो 1 मिनट 28 सेकंड लगता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो हो जाता है। सूर्य ग्रहण कब होगा? जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, उसके बाद में चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आता है। ठीक है, चंद्रग्रहण कब होगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो होगा पृथ्वी आ जाएगा। ठीक है, जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी आएगा तो क्या होगा? चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, हर महीने ग्रहण क्यों नहीं दिखलाई पड़ते हैं? क्योंकि पृथ्वी का अक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल तक के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ तल के साथ, ठीक है, 5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी का कक्ष तल जो होता है ना, चंद्रमा के कक्ष तल के साथ कितना का कोण बनाती है? तो 5 डिग्री का कोण बनाती है। प्रकाश का परावर्तन नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का नियम है आपतन कोण जो होता है ना, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? एक ही समतल में होता है। जैसे कि ये हो जाएगा यहाँ पे आपतन किरण जो होता है ना, सॉरी ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, यानी कि अभिलंब और आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होता है ना, सभी एक ही तल में होते हैं। समतल दर्पण से प्रतिबिंब प्रकाश का परावर्तन नियम होता है। प्रकाश का परावर्तन का नियम हम देखेंगे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी जाती है। ठीक है, तो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनेगा तो वह कैसा बनेगा? तो दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा और उतना ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर जो होता है ना वस्तु आगे रखी गई है। यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, काल्पनिक छोटा और उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वस्तु के बराबर होगा और पार्श्व उल्टा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में किरणों के क्षय को रोकने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो चांदी या पारे का लेप किया जाता है। ठीक है, समतल दर्पण में किरणों के लेप को समतल दर्पण में जो होता है ना समतल दर्पण में किरणों के क्षय को रोकने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो चांदी या पारे का लेप किया जाता है। समतल दर्पण से संबंधित कुछ विशेष तथ्य
यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब टू भी चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। मान लीजिए हम दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जा रहे हैं, तो हमारा भी चाल है, तो हम शीशा में क्या देखेंगे कि हम भी टू भी चाल से हम प्रतीत होता है कि हम उसके पास जा रहे हैं। किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। ठीक है, माने किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई का कम से कम आधा होना चाहिए। ठीक है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण टू थीटा कोण घूम जाएगा। ठीक है, यदि हम आपतित किरण को समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हैं, जब आपतित किरण को समतल दर्पण में हम नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से हम घुमाते हैं तो परावर्तित किरण जो होता है ना टू थीटा कोण से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, यदि दो समतल दर्पण थीटा डिग्री कोण पर झुके हों, यदि दो समतल दर्पण जो होता है ना थीटा डिग्री कोण पर झुके हो तो उनके द्वारा उनके मध्य में रखी वस्तुओं के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की संख्या 360 बटा थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, यदि दो को समतल दर्पण जो होता है ना थीटा कोण पर झुका हुआ है, दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ है और उनके मध्य की में रखी वस्तु के द्वारा बनाए गए और उनके मध्य में जो होता है ना वस्तु को रखा गया है वो उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंबों की संख्या 360 बट्टा एन 360 बटा थीटा माइनस 1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं, तो बहुप्रदर्शी में, परिदर्शी एवं आईना में। समतल दर्पण का प्रयोग एक तो बहुरूपदर्शी में करेंगे, उसके बाद में परिदर्शी में करेंगे, बहुरूपदर्शी, परिदर्शी तथा आईना में इसका प्रयोग किया जाता है। युद्ध के समय बंकर में छुपे सैनिक जमीन पर चलते रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, परिदर्शी का। ठीक है, बंकरों में किसका प्रयोग करते हैं, तो युद्ध के समय बंकर में छुपे सैनिक जमीन पर चल रहे दुश्मनों की गतिविधियों को देखने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तो परिदर्शी का प्रयोग करते हैं। उत्तल एवं अवतल दर्पण किसके प्रकार हैं, तो गोलीय दर्पण के। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण जो होता है ना किसके प्रकार है, तो गोलीय दर्पण के प्रकार है। समकोण यानी कि 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के मध्य कितने प्रतिबिंब बनेगा, तो 360 बटा एन यानी कि 90 माइनस 1, 9 चौका 36 यानी कि 3। ठीक है, कितना बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। दो समानांतर दर्पणों के मध्य कितने प्रतिबिंब होते हैं, तो दो समानांतर दर्पण है, समानांतर दर्पण है तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि समानांतर है, कोण नहीं बना रहा है। ठीक है, ट्रक चालकों या मोटर कारों के चालक के बगल में कौन सा पृष्ठ दृश्यक दर्पण लगा होता है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हम शीशा में या नोकल गिलास में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सड़क पर लगे जो परावर्तक लैंप है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख कान नाक के डॉक्टर जो है आदि सभी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण, तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण होता है। सोलर कुकर में भी किसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करते समय प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सघन यानी कि आपका लिक्विड से लेकर के विरल यानी कि हवा में जा रहा है। ठीक है, पानी से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहता है, तो उसका आवृत्ति जो होता है ना आवृत्ति जो होता है नहीं बदलता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या अपवर्तित रहता है, तो उसका आवृत्ति नहीं बदलता है। ठीक है, जबकि वेग तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक जो होता है ना बदल जाता है। वेग तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक, वेग तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक बदल जाएगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की रूपांतरित ऊर्जा क्या होती है, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा जो होता है ना प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। प्रकाश सजावट एवं विज्ञापन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, नियोन का। ठीक है, नियोन गैस का प्रयोग करते हैं सजावटी में। ठीक है, प्रकाश सजावट और विज्ञापन में किसका प्रयोग किया जाता है, तो
उसका हम नियोन गैस का प्रयोग करते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन या व्यतिकरण का सिद्धांत है। ठीक है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का सिद्धांत है। साबुन के पतले झाग में, साबुन का जो झाग बनता है उसमें रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? तो व्यतिकरण और बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। ठीक है, स्नेल्स के नियम क्या हैं? तो स्नेल्स के नियम साइनाई बाई सान आर होता है। म्यू इजकल टू नियतांक। म्यू क्या है? म्यू जो होता है ना, म्यू नियतांक होता है, म्यू नियतांक होता है, और साइनाई बाई साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, साइनाई बाई साइन आर जो होता है ना, स्नेल्स के नियम है। स्नेल के किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, किसी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, आपतन कोण अपवर्तन कोण के अनुपात होता है। आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण जो होता है ना, आपतन कोण बटा अपवर्तन कोण ही स्नेल्स का नियम है। ठीक है, यानी कि नियतांक यानी कि म्यू यानी कि नियतांक जो होता है ना, साइन आई बाई साइन आर होता है। प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण घटने वाली घटनाओं निम्नलिखित में से है। तो रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन सी घटना होती है? तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? रात्रि में तारों का टिमटिमाना। पानी से भरे बर्तन में तल्ली में पड़ा हुआ सिक्का का ऊपर उठा, सिक्का जो होता है ना पानी में है तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई महसूस देती है। द्रव में स्तन डूबी हुई सीधी छड़ें टेढ़ी दिखाई देती है। द्रव में जो अगर छड़ डाल देते हैं तो वह टेढ़ी दिखाई देगा। सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई पड़ता है। यह सब प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब आते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करे तो आपतन पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। जब आपतन कोण जो होता है ना क्रांतिक कोण से बड़ा होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा और आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होने वाली घटनाएं, जैसे हीरा का अत्यधिक चमकना, हीरा जो होता है ना, हीरा का अत्यधिक चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। रेगिस्तान में मिर्ज और मरीचिका का जो होता है ना बनना। कांच का चमटा हुआ भाग का चमकीला दिखाई देना। कांच, मान लीजिए कांच है, ये कांच है और बीच से टूट गया, तो बीच से टूट गया तो टूटने के बाद जो होता है ना उसमें से जो प्रकाश दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स में, ऑप्टिकल जो होता है ना ऑप्टिकल फाइबर में भी होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद में पानी से हवा भरे बुलबुले का चमकना। पानी से हवा भरे बुलबुले का चमकना, जब बुलबुला चमकता है, पानी से भरा जो बुलबुला होता है पानी के ऊपर आ जाता है तो उसमें भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कालिख से पुता हुआ गोला, कालिख से पुता हुआ गोला भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ये जो होता है ना दोनों इंपॉर्टेंट है कि पानी से हवा भरे बुलबुला का चमकना, पानी में जो हवा भरे बुलबुले का चमकना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद में अगर पूरी तरफ से कालिख से पुता हुआ यानी ब्लैक है तो उसका गोला यानी कि कालिख से पुता हुआ गोला भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को अंजाम देता है। ठीक है, उसके बाद में है प्रकाशिक तंतु में संचार किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाशिक तंतु में जो होता है ना प्रकाश तरंग के रूप में। प्रकाशिक तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना में संचार किस रूप में प्रवाहित होता है? इसमें तो प्रकाश जो होता है ना किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, लेकिन प्रकाश तरंग के रूप में होता है। प्रकाशिक तंतु में संचार किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश दो प्रकार के, एक तरंग और कण होता है, तो यह जो होता है ना तरंग प्रकार का होता है। ठीक है, अब सही कथन निम्नलिखित है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, सही है। उसके बाद में है प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग कम करता है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु जो होता है ना संचार तंत्र में, तो इसका संचार तंत्र तरंग से होता है तो ये ऊर्जा उपभोग में जो होता है ना कम करता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोधक से मुक्त रहता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति जो होता है ना, रेडियो की आवृत्ति जो होती है ना उसकी में जो अवरोध आता है उससे मुक्त रहता है। ठीक है, तो इस पर आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो प्रकाशिक तंतु का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में,
ठीक है। मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में हम प्रकाशिक तंतु का प्रयोग करेंगे। प्रकाश के संकेतों में दूर संचार हेतु प्रकाश के संकेत में दूर संचार हेतु शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए लेंसर, ठीक है। तो प्रकाशिक तंतु का ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग हम कब करेंगे, जो तो मनुष्य के शरीर के आंतरिक परीक्षण के लिए प्रकाश के संकेत को दूर भेजने के लिए शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने के लिए, ठीक है। अब होता है इंडोस्कोप। मरीज के पेट के अंदर के परीक्षण हेतु किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। मरीचिका का बनना इसके लिए क्या है, तो स्थलीय तापन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। मरीचिका जो मैरिज के लिए कौन से कारक उत्तरदायी होता है, स्थलीय तापन यानी गर्मी और पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। उचित रीति से कटे हुए हीरे का असाधारण चमक किससे होता है, तो अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक के कारण, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण होता है, ठीक है। एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं दिया हो गया हो तो अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक के कारण ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल तकनीकी क्या कहलाती है, तो होलोग्राफी कहलाती है। 3 डायमेंशनल तकनीकी क्या कहलाएगी, होलोग्राफी कहलाती है। तड़िक की चमक उसकी गर्जन से पूर्व ही सुनाई दे देता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रकाश की गति क्या हो जाएगी, ध्वनि की गति से अधिक होती है। प्रकाश कनिक सिद्धांत यानी कि फोटोन थ्योरी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो प्रकाश के फोटोन सिद्धांत जो होता है ना, कनिका सिद्धांत किसने दिया है, तो हमारे न्यूटन साहब ने दिया है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत किसने दिया है, तो हाइजेंस ने दिया है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग ने दिया है, ठीक है। तो ये प्रकाश का कण सिद्धांत, जो प्रकाश 2 प्रकार के होता है, एक कण होता है, एक तरंग होता है। तो तरंग सिद्धांत को हाइजेंस ने दिया है, तरंग सिद्धांत को किसने दिया, हाइजेंस ने दिया है, बल्कि कनिक सिद्धांत को न्यूटन ने दिया है, ठीक है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो थॉमस यंग ने दिया है। प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉमस यंग ने जो होता है ना, प्रकाश के व्यतिकरण का सिद्धांत दिया है, थॉमस यंग। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर ने मापा था, ठीक है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर साहब ने मापा था। उसके बाद में है ऑरियोस्कोप या ऑटोस्कोप, किसके निरीक्षण में काम आता है, तो ऑरियोस्कोप से हम कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण करते हैं। ऑरियोस्कोप यानी कि ऑटोस्कोप से कान के आंतरिक भाग का परीक्षण किया जाता है। गैस्ट्रोस्कोप होता है पेट का निरीक्षण करना, गैस्ट्रो यानी गैस से संबंधित है, तब पेट का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद में ब्रोंकोस्कोप जो होता है ना, गले और फेफड़े का निरीक्षण करता है। गला और फेफड़ा का निरीक्षण ब्रोंकोस्कोप होता है, ठीक है। तो एक ऑरियोस्कोप पढ़े, यानी कि ऑटोस्कोप या ऑरियोस्कोप जो होता है ना, कान के आंतरिक भाग का निरीक्षण। गैस्ट्रोस्कोप जो होता है ना, पेट का, और ब्रोंकोस्कोप जो होता है ना, गला और फेफड़ा का निरीक्षण करता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है, 24 डिग्री होता है, 24 डिग्री होता है। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होगा, तो हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है, ठीक है। किसी उत्तल दर्पण में अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के अनंत तथा दर्पण के बीच, दर्पण के ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, आभासी और सीधा होगी, ठीक है। आभासी और सीधा होगा। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो होता है ना, प्रतिबिंब जो कैसा बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा और आभासी बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। वातावरण में प्रकाश का विसरण किसकी वजह से होता है, तो धूल कण के कारण होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण जो होता है ना, एक छोटा छोटा कण जो धूल कण होता है उसके कारण होता है। यदि एक व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता हुआ उसे दर्पण का अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ देखेगा, तो 2 भी चाल से। समतल दर्पण के पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का कोणीय मान कितना होगा, 2 थीटा से घूम जाएगा। अंतरिक्ष में चंद्रमा से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष से जो होता है ना, चंद्रमा का रंग जो होता है ना, अंतरिक्ष पर व चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, तो अवतल दर्पण पर। सूर्य से आने वाली, जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश
किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। दर्पण बनाने में किस यौगिक का लेप किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का प्रयोग किया जाता है। दर्पण बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो दर्पण बनाने में यानी कि शीशा बनाने में आपका सिल्वर नाइट्रेट का लेप चढ़ाया जाता है। किस दर्पण बनाने में किस यौगिक का लेप चढ़ाया जाता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है। उसके बाद में दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलते हैं? ठीक है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह जो होता है ना वर्गाकार है। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम अर्थात 1/f होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है? तो अर्थात डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है ना 1/f। लेंस की क्षमता यानी कि पावर क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, तो 1 मीटर का फोकस दूरी का लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो 1 डायोप्टर होगी। उत्तल लेंस व अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो देखिए, उत्तल लेंस व अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस धनात्मक होगा, बल्कि अवतल लेंस क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। उत्तल लेंस धनात्मक होता है, बल्कि अवतल लेंस क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता है। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है? दोनों लेंसों की क्षमताओं का योग के बराबर। संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी? दोनों लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, तो धनात्मक उत्तल होगा, अवतल ऋणात्मक होता है। लेंस किसी द्रव में डुबोने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेंस की फोकस दूरी व क्षमता दोनों बदल जाती है। लेंस को अगर किसी द्रव में हम डुबाते हैं तो उसकी क्षमता यानी कि उसकी जो होता है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता दोनों क्या होती है? बदल जाती है। अर्थात यह लेंस व द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ठीक है, तो लेंस व द्रव के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो निम्न 3 स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक है, म्यू अपवर्तनांक वाले लेंस को अगर हम म्यू डैश अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाए तो क्या होगा? म्यू डैश क्या है? आपका द्रव्यमान द्रव्य है, बल्कि म्यू अपवर्तनांक है। तो म्यू लेंस की क्षमता, देखिए अगर म्यू जो होता है ना म्यू डैश से क्या हो जाएगा? तो म्यू अपवर्तनांक है। ठीक है, और म्यू अपवर्तनांक जो होता है ना जो द्रव में जो डुबाया, जिस द्रव का अपवर्तनांक है उससे अगर अधिक है म्यू का अपवर्तनांक, मान लीजिए कोई लेंस है, म्यू अपवर्तनांक का कोई लेंस जो होता है ना, कोई लेंस का अपवर्तनांक जो द्रव में डुबाया जा रहा है उस द्रव के अपवर्तनांक से क्या हो जाएगा? अधिक है, तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। लेंस की क्षमता घट जाएगी, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, लेंस की क्षमता घटेगी, लेकिन क्या होगा? लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेंस की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर लेंस का अपवर्तनांक जो होता है ना जिस द्रव में हम डुबा रहे हैं उससे अधिक है, तब लेंस की क्षमता घटेगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और उसकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं बराबर होगा तो लेंस की क्षमता घट जाएगी, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी। ठीक है, और लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तो अगर कोई द्रव्य में, जिस द्रव में हम डुबा रहे हैं लेंस को, और लेंस और द्रव दोनों का अपवर्तनांक अगर सेम है तो क्या होगा? लेंस की क्षमता तीनों अवस्था में घटती है, लेकिन इसमें क्या होगा कि लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी तथा यह समतल दर्पण यानी समतल प्लेट की भांति कार्य करने लगेगा। ठीक है, उसके बाद में है कि जिस द्रव में डुबा रहे हैं उसका अपवर्तनांक जो होता है ना लेंस के अपवर्तनांक से अगर अधिक है तो लेंस की क्षमता तो घट ही जाएगी और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और लेंस की प्रकृति भी बदल जाएगी। अर्थात उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करने लगेगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता घट जाएगी और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके, तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये देखा कि जो अपवर्तनांक जो होता है ना, दोनों का अपवर्तनांक अगर में लेंस का अपवर्तनांक अगर अधिक है तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी फोकस दूरी बढ़ती है, लेंस की क्षमता घटता है
और उसमें लेंस की प्रकृति जो होती है ना, लेंस की प्रवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बराबर है, दोनों का अपर्तनांक बराबर है, तो लेंस की क्षमता घटेगी, लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाएगी और लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। अगर उसके बाद में अगर द्रव्य का अपर्तनांक अधिक है लेंस के अपर्तनांक से, तो उसमें भी फोकस दूरी बढ़ती है, लेकिन फोकस दूरी बढ़ेगी और लेंस का प्रकृति क्या होता है, बदल जाता है। उत्तल अवतल की तरह, अवतल उत्तल लेंस की तरह काम करने लगता है। ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में। ठीक है। सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। डिस्पर्शंस ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, तो सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किस से निर्धारित होता है, तो भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, अलग अलग प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। ठीक है। तो प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है, तो तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं, तो उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है। किन रंगों का वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक और न्यूनतम होता है, तो सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण बैगनी का होगा। तो जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका वर्ण विक्षेपण कम, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका वर्ण विक्षेपण जो होता है ना, वर्ण विक्षेपण कम होता है, और जिसका वर्ण विक्षेपण अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम। तो बैगनी का जो होता है ना, वर्ण विक्षेपण अधिक होगा, और न्यूनतम किसका होता है, लाल का होता है। वहीं तरंगदैर्घ्य लाल का अधिक होगा, बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होता है। किन रंगों के प्रकाश की चाल सबसे कम व अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। ठीक है। तो चाल सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम है और अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है। जिसका तरंगदैर्घ्य अपवर्तनांक, तो यहाँ पे देखिए सबसे अधिक प्रकाश के 7 रंग होते हैं, विव जियोर, VIB, विव GYOR, यानी कि वायलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विव जियोर यानी कि वर्ण विक्षेपण 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। देखिए वर्ण विक्षेपण, तो रेड का वर्ण विक्षेपण जो होता है ना सबसे कम होगा, और वायलेट का जो होता है ना वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो हमने VIB हमने सजा लेते हैं, हम क्या सजाते हैं कि V हो गया, I हो गया, B हो गया, विव, उसके बाद में G हो गया, ग्रीन, Y, O और R। ठीक है। विव जियोर हो गया। ठीक है। विबज्योर हो गया। तो हमने वर्ण विक्षेपण के बारे में देखेंगे, तो वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा, तो वर्ण विक्षेपण किसका सर्वाधिक होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे अधिक बैगनी का होगा, और सबसे कम किसका होगा, सबसे अधिक जो होता है ना बैगनी का होता है, सबसे कम रेड का होता है वर्ण विक्षेपण। ठीक है। उसके बाद में देखिए ऐसे कम होते जाएगा। उसके बाद में अपवर्तनांक, वर्ण विक्षेपण अपवर्तनांक दोनों जो होता है ना, सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण अपवर्तनांक किसका होगा, तो बैगनी का होगा, और सबसे कम रेड का होता है। तरंगदैर्घ्य और चाल और वेग, तो तरंगदैर्घ्य और चाल, तरंगदैर्घ्य जिसका अधिक उसका चाल और वेग अधिक, तो इसमें सबसे अधिक रेड का होगा, सबसे कम बैगनी का होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश व पीला प्रकाश में से किसकी चमक, किसकी में उच्चतम ऊर्जा है, तो विव जियोर, VIB, तो ब्लू है, हरा है, लाल है और पीला है। तो सबसे अधिक नीला, क्योंकि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। अगर तरंगदैर्घ्य ऊर्जा कैसा होगा, तो ऊर्जा जो होता है ना उसके तरंगदैर्घ्य के उल्टा होता है, यानी कि वर्ण विक्षेपण और अपवर्तनांक के हिसाब में आपका प्रकाश भी होता है कि ऊर्जा भी होती है। तो नीला यानी कि ऊपर है, हरा भी ऊपर है, लाल भी ऊपर है, सबसे नीचे जो होता है ना कौन सा है, सॉरी नीला है, सबसे नीचे नीला है। तो इसलिए नीला प्रकाश का प्रकाश ऊर्जा जो होती है ना सबसे अधिक होती है। ठीक है। उसमें देखिए कौन सा रंग प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होगा लाल। कौन सा रंग प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है, तो लाल होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का प्रकाश क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो बैक्टीरिया द्वारा होती है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। सही तथ्य, खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। ठीक है। लाल रंग का परिकिरणन सबसे कम होता है, यानी कि परिकिरणन यानी कि कम होगा,
सबसे कम होता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिकिरणन के कारण। आकाश का नीला रंग कैसे होता है? तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है? तो परिकिरणन के कारण। किसके अनुसार किसी रंग का परिकिरणन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है एवं परिकिरणन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रेले साहब ने कहा था कि तरंगदैर्घ्य उसके परिकिरणन से क्या हो जाएगा? उल्टा होता है। तो किसी रंग का परिकिरणन उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। किसी रंग का परिकिरणन क्या होगा? उसके रंग पर निर्भर करेगा, या सॉरी उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करेगा। और परिकिरणन तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। जिसका परिकिरणन अधिक, यानी कि सबसे अधिक परिकिरणन किसका होगा? बैगनी का होगा। और सबसे कम होगा किसका? लाल का। और तरंगदैर्घ्य उसका ज़्यादा होगा। तो रेले साहब ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड रेले ने कहा था। घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है। यह हरे रंग का प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करता है। घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करता है। हरा रंग को परावर्तित करेगा, ठीक है। हरा रंग को परावर्तित करेगा, इसलिए। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? तो डॉपलर प्रभाव पर। धूप से बचने के लिए छातों का कौन सा रंग उसमें जो होना चाहिए? ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होगा तो ये धूप से बचने के लिए अच्छा है। ऊपर सफ़ेद और नीचे काला। प्रकाश के रंगों का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश के रंगों का व्यतिकरण क्या कहलाएगा? जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण जो होता है ना आपका इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश तरंग का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहेंगे? तो जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। वहीं प्रकाश का व्यतिकरण कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद में है समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। व्यतिकरण दो प्रकार का होगा। एक होता है समपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। दोनों तरंगों समान कला में चलती हैं तथा प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। अगर समपोषी व्यतिकरण कब होगा? जब दोनों तरंगें समान कला में चलेंगी, समान कला में मिलती हैं तथा प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिक होती है। और विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं और प्रकाश की परिणामी तीव्रता निम्नतम होती है, ठीक है। कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य दिखाई देता है? हरा रंग। इंद्रधनुष के में दृश्य रंगों का क्रम निम्न है। तो विबजियोर है, जैसे कि वायलेट हो जाएगा, उसके बाद में इंडिगो हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो हरा जो होता है ना ग्रीन बीच में होता है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो इंद्रधनुष है, ठीक है। कौन सा है? तो इंद्रधनुष है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है, ठीक है। उसके बाद में है कि प्राथमिकी इंद्रधनुष में दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होगा बैगनी और लाल, ठीक है। सीमांत वर्णपट क्या होता है? बैगनी और लाल होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। जब जल की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तनांक और 1 बार परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होगा कि 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। जल की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा। इसमें लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग अंदर की ओर होता है, ठीक है। लाल रंग ऊपर होगा और रेड ऊपर होता है और वायलेट जो होता है ना नीचे होता है, ठीक है। यानी कि आपका भीतर की तरफ होगा। उसके बाद द्वितीय में होता है जल की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, उसे द्वितीय होता है। इस बैगनी के रंग बाहर की ओर, लाल रंग अंदर की ओर होता है। बैगनी रंग बाहर की ओर, वायलेट ऊपर और रेड नीचे होता है। तो इंद्रधनुष 2 को बनता है। जैसे प्रथम में जो होता है ना उसमें पर अपवर्तन जो होता है ना 2 बार और परावर्तन 1 बार, इसमें अपवर्तन और परावर्तन दोनों 2 बार होता है, ठीक है। द्वितीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कैसा दिखाई देता है? तो धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। प्राथमिकी रंग कौन से होता है? तो लाल, हरा और नीला होता है। द्वितीय रंग क्या होता है? मैजेंटा, सियान और मैजेंटा, पीकॉक, नीला और पीला। द्वितीय
द्वितीय रंग कौन सा था? प्राथमिक रंग जो होता है लाल हरा नीला होता है, उसके बाद द्वितीय रंग को होता है, द्वितीय रंग जो होता है ना वो होता है मैजेंटा पीला और पिकॉक नीला। मैजेंटा पिकॉक नीला और पीला, मैजेंटा पिकॉक नीला और पीला होता है। पूरक रंग क्या होगा? जिन दो प्रवर्तन प्राथमिक इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं बैंगनी और लाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग, पूरक रंग क्या होगा? तो पूरक रंग होता है कि जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त हो उसे हम पूरक रंग कहते हैं। हम पूरक रंग किसे कहेंगे? तो अगर दो रंग अगर मिला देते हैं तो वो सफ़ेद हो जाए तो उसी को हम पूरक कहेंगे। जैसे लाल और पिकॉक नीला को, यानी कि दोनों को मिला देंगे तो सफ़ेद हो जाएगा। वहीं नीला और पीला को मिला देते हैं तो वो भी सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका पूरक रंग। पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग कौन है? नीला, पीला और लाल। पुताई के रंगों के लिए प्राथमिक रंग है नीला है, ब्लू है, लाल है, रेड है और येलो है, BRY ब्राई, ठीक है, RBY। तो पुताई के लिए होता है, पुताई के लिए कौन उपयोगी हैं? तो पुताई के लिए नीला, पीला और लाल है। प्रकाश का रंग निर्धारण होता है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर, ठीक है। तो प्रकाश का रंग किस पर निर्धारण होता है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत सर्वप्रथम थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यातायात संकेतों पर जड़ी हुई कांच की छोटी छोटी कणिकाएं प्रकाश पड़ने पर तेजी से क्यों चमकने लगती है? ठीक है, तो क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। प्रकाश के कैसे कारण होते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पढ़ने में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। पढ़ने के लिए हमें उत्तल लेंस की चाहिए। जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल के मतलब अपसारी, ठीक है, अपसारी लेंस की तरह जो होता है ना कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? तो जल में वायु का बुलबुला जो होता है ना उत्तल लेंस की भांति करेगा, ठीक है। जल में वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की भांति काम करता है, ठीक है। और वहीं जो होता है ना जल में वायु का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला और जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति दिखलाई देता है, किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जल में वायु का बुलबुला जो होता है ना किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? तो व्यवहार तो करता है अवतल लेंस की भांति, व्यवहार करेगा अवतल लेंस की भांति, लेकिन दिखाई देता है उत्तल लेंस की भांति। दिखाई कैसे देगा? तो दिखलाई देता है उत्तल लेंस की भांति, ठीक है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण कितना हो जाएगा? 0.5 to 0.75 मीटर होना चाहिए, आधा होना चाहिए। सामान्य नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र की दूरतम दूरी अनंत होता है, इन्फिनिटी। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस उत्तल व अवतल को एक साथ सटा कर के रखने पर युग्म व्यवहार करता है समतल प्लेट की भांति, ठीक है। जब हम उत्तल और अवतल दोनों को एक साथ रख देंगे तो वह समतल प्लेट की भांति व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद में हम मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना दृष्टि पटेल पर बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। मतलब मनुष्य की आँखों में जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा, वास्तविक और रेटिना पर बनता है। कहाँ पे बनता है? दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेत्रदान हेतु आँख के कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया दिया जाता है। रेटिना के परंपरागत कैमरे के लिए किस भाग की तुलना की जाती है? कैमरा का, सॉरी, रेटिना की परंपरागत कैमरे की किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से की जाती है। किससे की जाती है? फिल्म से। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए अवतल लेंस, निकट के लिए अवतल होता है और दूर के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। जरा दृष्टि दोष, वृद्ध अवस्था में आँखों की समंजन क्षमता का कम हो जाना या समाप्त हो जाता है। जरा दृष्टि दोष में यानी कि प्रेसलियोपिया जो होता है ना वृद्धावस्था में, जरा दृष्टि दोष में वृद्धावस्था में आँख की समंजन क्षमता कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी कि बायोफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दृष्टि वैमन्य या बिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना, इसके लेंस के लिए बेलनाकार लेंस, ठीक। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता हो जाएगा तो उसके लिए कैसे बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। वर्णधानता की स्थिति में किन रंगों को पहचानने में समस्या होती है, तो कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा को नहीं पहचान पाता है लोग, ठीक है। उसके बाद में दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न कथन सही है। दूरदृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष जो हाइपरमेट्रोपिया, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखलाई देती है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखलाई देती है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि में जो होता है ना, रेटिना के पीछे बनेगा और लेंस की गोलाई कम हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा तो, और निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग करें। दूरदृष्टि में क्या होगा तो दूरदृष्टि में दूर की वस्तुएं सही दिखाई देगी, उसके बाद में दूर हो गया तो आपका रेटिना से पीछे बनेगा प्रतिबिंब, और लेंस की गोलाई जो होता है ना, लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की गोलाई कम हो जाती है और निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत लाल, हरा और नीला होता है, ठीक है, और पोताई में लाल, हरा और पीला, ओके। सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या क्या होती है, 7 होती है। भी ज्यूर होता है, भी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। पेट्रोल की बूंदें जल के ऊपर पड़ती है तो विभिन्न रंग दिखलाई देती है, किसके कारण, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण होता है, कैसे, तो प्रकाश रासायनिक धुंध यानी कि फोटोकेमिकल स्मोक का निर्माण कैसे होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप। असंतृप्त हाइड्रोजन, फोटोकेमिकल्स जो स्मोक बनेगा, फॉग बनेगा, धुंध बनेगा, तो उसके लिए असंतृप्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की क्रिया होती है। दृश्य प्रकाश संचार, ठीक है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन के संदर्भ में सही कथन, ठीक है। तो दृश्य प्रकाश के संदर्भ में 375 से लेकर के यानी कि इसे 390 भी मान सकते हैं, से नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करती है, ठीक है। 390 से लेकर के 780 तक नैनोमीटर जो होता है ना भी मान सकते हैं इसे, ठीक है। ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा में अधिक तेज़ी से प्रेषित करता है। ब्लूटूथ की तुलना में जो दृश्य प्रकाश संचार जो होता है ना, ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित करता है। VLC में विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है, ठीक है। VLC में जो होता है ना, विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण नहीं होता है, विद्युत चुम्बकीय व्यतिकरण जो होता है ना VLC में नहीं होता है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड क्या है, तो अन्य प्रकाश स्रोतों की तुलना में ऊर्जा की कम खपत करता है। LED जो बल्ब आता है जैसे कि, तो वह अन्य प्रकाश स्रोत की तुलना में ऊर्जा का खपत कम करेगा, अन्य प्रकाश की बल्बों की अपेक्षा अधिक अवधि तक कार्य करेगा। वर्तमान में इसका उपयोग ट्रैफिक सिग्नल लाइटों में भी हो रहा है। वर्तमान में जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में भी LED का प्रयोग किया जा रहा है। इसका मुख्य प्रकाश उत्पाद घटक गैलियम आर्सेनाइड है, ठीक है। इसका मुख्य प्रकाश उत्पाद घटक क्या है, गैलियम आर्सेनाइड। तो LED क्या है, तो यह कम ऊर्जा लेता है, उसके बाद में अन्य बल्बों की अपेक्षा अधिक अवधि तक कार्य करता है, उसके बाद में इसका ट्रैफिक सिग्नल में भी प्रयोग हो रहा है, और प्रकाश उत्पाद घटक यानी कि गैलियम आर्सेनाइड होता है इसका, गैलियम LED का प्रकाश उत्पाद घटक क्या है, तो वह है गैलियम आर्सेनाइड। एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक कितनी प्रति सेकंड प्रक्षेपित की जाती है, तो 24 फ्रेम प्रति सेकंड, ठीक है। एक चलचित्र में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरी सिरे तक कितनी प्रति सेकंड प्रक्षेपित की जाती है, तो 24 फ्रेम जो होता है ना पर सेकंड, 24 फ्रेम पर सेकंड जो होता है ना प्रक्षेपित की जाती है। आँखों की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने समय तक दिखा दे, 1.16 सेकंड तक दिखाई देता है, ठीक है। आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद उस कितने समय तक बनी रहती है, तो 1/16 सेकंड तक बनी रहती है। हीरे अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 24 डिग्री होता है, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है ना, क्या होता है, कांच के अपवर्तनांक से जो होता है ना अधिक होता है, ठीक है।
सॉरी, हीरे का क्रांतिक कोण जो होता है ना, क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। हीरे का क्रांतिक कोण क्या हो जाएगा, 24 डिग्री होता है, बल्कि झिलमिलाता है, इसलिए हीरे का अपूर्णांक कांच के अपूर्णांक से अधिक होता है। उसके बाद में है कि कांच, निर्वात, जल एवं वायु, कांच, निर्वात, जल और वायु में से प्रकाश की गति न्यूनतम किस में होती है, तो कांच में होती है। प्रकाश, निर्वात, जल और वायु में निर्वात, कांच में प्रकाश की गति सबसे कम होगी। किस अपारदर्शी वस्तु का रंग निर्धारित होता है, किसी अपारदर्शी वस्तुओं का रंग निर्धारित कैसे करेंगे, तो वस्तु द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के रंग द्वारा। ठीक है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग निर्धारित होता है तो वस्तु के द्वारा परावर्तित किए गए प्रकाश के रंग द्वारा। पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन रंगों का तीव्र अवशोषण होता है, तो लाल और नीला का, लाल और नीला का। प्रकाश कह रहा है कि पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन रंगों का तीव्र अवशोषण होता है, तो ब्लू यानी कि नीला और लाल का। CFL यानी कि कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, CFL का बल्ब आता था, तो CFL क्या है, तो CFL होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। रोगियों के दांत देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि आँख में संकेंद्रण होता है रेटिना के आगे पीछे गति द्वारा। आँख में संकेंद्रण कैसे होता है, तो रेटिना के आगे पीछे गति, रेटिना का आगे पीछे गति कारण आँख में संकेंद्रण होता है। आँख की शंकु संवेदनशील कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं रंगों के अनुरूप। आँख की शंकु संवेदनशील कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती है रंगों के अनुरूप। शंकु कोशिकाओं द्वारा ही हमें रंग का आभास होता है, शंकु कोशिकाओं के द्वारा ही हमें रंगों का आभास होता है। ठीक है, कोशिकाएं प्रतिक्रिया किसके, रंगों के अनुरूप, क्योंकि शंकु कोशिकाओं के द्वारा ही हमें रंगों का आभास होता है। आँख की क्षण संवेदनशील कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं प्रकाश की तीव्रता के अनुरूप। आँख की क्षण संवेदनशील कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती है, आँख की क्षण संवेदनशील कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती है प्रकाश के तीव्र अनुरूप। ठीक है, मानव नेत्र किस रंग के प्रकाश के लिए सर्वाधिक सुग्राही है, तो हरा रंग के प्रकाश के लिए सुग्राही है। खगोलीय दूरदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनता है। खोज बत्ती में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो कॉनकेव यानी कि नतोदर दर्पण। ठीक है, कॉनकेव लगाया जाता है। ठीक है, खोज बत्ती में कौन सा दर्पण लगाया जाता है, तो खोज बत्ती में कॉनकेव नतोदर दर्पण लगाया जाता है। हरा कांच की प्लेट लाल रंग के प्रकाश में दिखाई पड़ती है, कैसा, काला दिखाई देता है, हरा और लाल काला दिखाई देता है। टिंडल प्रभाव के प्रकाश किस गुणधर्म का पालन करता है, तो प्रकाश के परिकीर्णन गुणधर्म का। ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के परिकीर्णन के गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, टिंडल प्रभाव में प्रकाश का परिकीर्णन। टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से गुजरता है, प्रकाश क्या होगा, जब प्रकाश, टिंडल प्रभाव क्या है, तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन से गुजरता है तो प्रकाश का परिकीर्णन होता है तथा प्रकाश मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश कोलाइडी विलयन से प्रवेश करता है तो जब प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन के माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश का परिकीर्णन होता है, उसे ही तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, शहर की गली एवं सड़कों पर पीले लाइट हेतु किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम धातु का, पीले लाइट में सोडियम का। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। हाइपोमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। उसके बाद में प्रेस बायोपिया क्या है, तो द्विफोक्सी लेंस। प्रेस बायोपिया में जो होता है ना, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। और अबिंदुकता, ठीक है, यानी कि अबिंदुकता में किसका प्रयोग करेंगे, बेलनाकार लेंस का, यानी कि जरा दृष्टि दोष है। प्रेस बायोपिया का मतलब क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष में द्विफोक्सी लेंस और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। सूर्य की किरणें की तीव्र का मापक यंत्र क्या है, एक्टियोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता का मापक यंत्र है एक्टियोमीटर। किसी रंग के प्रकाश व उसके परिकीर्णन में क्या संबंध होता है, तब परिकीर्णन की मात्रा। ठीक है, किसी रंग के प्रकाश व उसके परिकीर्णन में क्या संबंध होता है, तब परिकीर्णन की मात्रा यानी कि अल्फा 1/λ4। ठीक है, तो अल्फा 1/λ4 होता है। किसी रंग के प्रकाश और उसके परिकीर्णन में क्या संबंध होता है, प्रकाश का रंग और परिकीर्णन क्या होता है, तो परिकीर्णन की मात्रा अल्फा 1/λ4। कैमरे के अभिदृश्यक में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो उत्तल लेंस
ठीक है। कैमरे के अभिदृश्यक में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का सिल्वर ब्रोमाइड होता है। फोटोग्राफी में फिल्म पर किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोथियोसल्फेट होता है, ठीक है। हाइपो रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में प्रयुक्त सोडियम थायोसल्फेट किस भांति व्यवहार करता है तो उपचायक की भांति काम करता है, ठीक है। फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त सोडियम थायोसल्फेट है तो किस भांति काम करेगा, वह उपचायक के रूप में काम करेगा, उपचायक, ठीक है, उपचायक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है कि प्रकाश से संबंधित विभिन्न परिघटनाएं और कारण, ठीक है। पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना क्या है तो पानी में जो बुलबुला चमकता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। वास्तविक सूर्योदय से पूर्व सूर्योदय का दिखाई देना, ठीक है, तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है। आकाश व समुद्र का नीला परिकिरणन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखना, यह होता है किसके कारण तो प्रकाश के रंग के प्रकाश के परिकिरणन तथा लाल प्रकाश की न्यूनतम परिकिरणन, ठीक है। तो अन्य रंग के प्रकाश का परिकिरणन, देखिए सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग कैसे दिखा जाता था, अन्य रंगों के प्रकाश का परिकिरण तथा लाल रंग का न्यूनतम परिकिरण होता है। साबुन के बुलबुले का रंग बिरंगा दिखना प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है, ठीक है। इंद्रधनुष का दिखना क्या है, वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्णांतिक परावर्तन। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश के रंगीन दिखाई देना प्रकाश के तरंगों के व्यतिकरण के कारण होता है। प्रकाश स्रोत जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित प्रकाश क्या होता है तो अध्रुवित प्रकाश होता है, ठीक है। प्रकाश स्रोत जैसे कि विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से उत्सर्जित जो प्रकाश होता है वह अध्रुवित प्रकाश होता है। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो पोलराइड का प्रयोग करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए समतल ध्रुवित, ये सब अध्रुवित प्रकाश है, जो भी हमारा सर्च लाइट है, मोमबत्ती है, ट्यूबलाइट है, ये सब जो होते हैं ना अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन वहीं समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे तो पोलराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे तो पोलराइड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिनेमा घरों में कौन से चश्मे पहन करके 3 बीमाओं वाले चित्रों को देखा जा सकता है, पोलराइड के बने चश्मा, ठीक है। तो पोलराइड जो ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करता है तो सिनेमा घर में जो हम चश्मा पहनते हैं वह क्या है, पोलराइड चश्मा होता है। सूर्य के उदय और अस्त होने लाल दिखाई देना प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। वर्णधाता किस प्रकार की बीमारी है तो आनुवंशिक बीमारी है। खगोलीय दूरबीन की खोज किसने किया था तो केपलर ने किया था। खगोलीय दूरबीन की खोज किसने किया था तो केपलर ने किया था। सर सीवी रमन को उनके प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो कौन सा प्रयोग किया था, प्रकाश का परिकिरणन सिद्धांत, ठीक है। सीवी रमन ने प्रकाश का परिकिरणन सिद्धांत दिया था जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किस प्रकार की उच्चतम ऊर्जा होती है तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है तो नीले प्रकाश में, ब्लू में, ब्लू लाइट जो होता है ना, ब्लू लाइट में उच्चतम ऊर्जा होती है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड व सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है तो प्रकाश रसघानी धुंध, यानी कि फोटोकेमिकल्स स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग जो बनता है, फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनेगा तो वो बनता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड व सूर्य के प्रकाश की क्रिया के फलस्वरूप बनता है, ठीक है। आज यहीं तक, फिर अगला